साल 2099। तरक्की के नशे में चूर इस दुनिया ने एक ऐसा दिन देखा जब टेक्नोलॉजी के दुष्परिणाम के कारण इस धरती के पेड़ पौधे अचानक से जाग उठे। देखते ही देखते वो हिंसक हो गए, खूंखार दरिंदों की तरह इंसानों को ही खाने लगे। एक एक करके वो दुनिया के सभी शहरों को निगलने लगे। बस एक ही हफ्ते में पूरी दुनिया वीरान हो गई, वातावरण में उथल पुथल होने लगी और एक साल बाद पूरी धरती पर इन आदमखोर पेड़ों का ही राज हो गया। पृथ्वी पर आई इस भयंकर तबाही ने इंसानों को झकझोर कर रख दिया। दुनिया भर की सरकारों ने लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने की कोशिश की, क्योंकि एक उम्मीद अभी भी बाकी थी। कहा जाता है कि इंसान धरती के राजा हैं, लेकिन इस आपदा ने हमें आईना दिखा दिया। एक आम आदमी ने अपनी कुर्बानी देकर हमें दोबारा जीने का मौका दिया, लेकिन कोई उसका नाम नहीं जानता। वो मेरे पापा थे। मूवी शुरू होती है और हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जिसका नाम नैन्सी होता है। वो एक कुत्ते के बच्चे के पास खड़ी होती है। तब वहाँ पर उसके पिता आते हैं जिसका नाम जेसन होता है। वो अपनी बच्ची को डांटते हैं कि तुम बाहर क्यों आई। फिर वो अपनी बेटी को जब लेने जाते हैं तो वो देखता है कि एक पेड़ का दिल धड़क रहा होता है और उस पेड़ की टहनियाँ एक खूंखार सांप जैसी दिख रही होती है। फिर वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से भागता है और सूरज भी डूबने वाला होता है। सूरज डूबने के बाद पेड़ खूंखार बन जाते हैं और इंसानों को खा जाते हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों ने ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए पेड़ों में एक ड्रग्स इंजेक्ट किया था ताकि पेड़ बढ़ रहे ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में मदद करे। मगर इस ड्रग्स का असर उल्टा पड़ गया और पेड़ खूंखार दानवों जैसा रूप लेने लगे और धरती पर से इंसानों को खाने लगे। देखते ही देखते पूरी धरती पर इन खूंखार पेड़ों ने कब्जा कर लिया। फिर जेसन उसकी बेटी को लेकर वापस घर में आता है और इस शहर में दोनों ही बचे हुए थे और जेसन की वाइफ की भी इन आदमखोर पेड़ों ने जान ले ली थी। फिर वो अपनी बेटी को सुलाकर रेडियो के जरिए सुनने की कोशिश कर रहा होता है और वो ऐसे ही सो जाता है। तब हम आदमखोर पेड़ों को उसके घर की तरफ जाते देखते हैं। जेसन की आंख लग जाती है। तब वो सपना देख रहा होता है और सपने में वो उसकी वाइफ और उसकी बेटी नैन्सी गाड़ी में बैठे हुए नज़र आते हैं और जेसन की वाइफ एक साइंटिस्ट थी। जब वहाँ पर अचानक लोग भाग रहे होते हैं और जेसन की गाड़ी वाइब्रेट करने लगती है, तब अचानक उसकी बेटी की चिल्लाने की आवाज़ आती है तो उसकी आंख खुल जाती है। तब वो जब अपनी बेटी को देखता है तो उस पेड़ों ने उसकी बेटी को घेर लिया था और वो अपनी बेटी को बचाए इससे पहले उन आदमखोर पेड़ों ने घर के नीचे होल करके जेसन की बेटी को ले जाते हैं। फिर जेसन अपनी बेटी को दी हुई सिग्नल ट्रैकर से ढूंढने निकल जाता है। फिर सिग्नल ट्रैकर की मदद से एक जगह पर जाता है जहाँ पर बहुत अंधेरा होता है और उसको वहाँ पर उसकी बेटी का सिग्नल ट्रैकर पड़ा हुआ मिलता है। वो जब वहाँ पर अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है तब उसको वहाँ पर एक बॉडी मिलती है जो उन आदमखोर पेड़ों ने जकड़ा हुआ था। तब अचानक उसकी बेटी की चिल्लाने की आवाज़ आती है। फिर वो उसी दिशा में जाता है तो उसकी बेटी मिल जाती है, मगर उन आदमखोर पेड़ों ने उसे जकड़ा हुआ था। वहाँ पर बहुत अंधेरा था, मगर वहाँ पर एक खिड़की थी जहाँ से रोशनी आ रही थी। जेसन उस खिड़की को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, मगर उन आदमखोर पेड़ों ने जेसन को भी जकड़ लिया था। मगर जेसन किसी तरह खिड़की तोड़ने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही खिड़की टूटती है और रोशनी अंदर आती है तो उन आदमखोर पेड़ों ने जेसन को छोड़ दिया और उसकी बेटी को भी, क्योंकि पेड़ रोशनी में बाहर नहीं निकलते हैं। जेसन को चोट लगने की वजह से बेहोश हो जाता है और वो फिर से सपना देखने लगता है। उसमें जेसन की वाइफ उसे बता रही होती है कि हमने पेड़ों में एक ड्रग्स इंजेक्ट किया था
ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए, मगर ड्रग्स का साइड इफ़ेक्ट हो गया और पेड़ों में एक दिमाग विकसित हो गया जिससे वो आदमखोर हो गए। फिर वहाँ पर आदमखोर पेड़ जेसन की वाइफ लूसी को और उसकी बेटी को जकड़ लेते हैं। जेसन की वाइफ लूसी ने जेसन को अपनी बेटी को बचाने को कहा और अपनी जान दे दी। फिर तब जेसन की आँख खुलती है, तब वो देखता है कि उसको आदमखोर पेड़ों ने उसे जकड़ा हुआ है और दूसरी तरफ उसकी बेटी जेसन का हाथ पकड़कर खींच रही होती है। मगर तब वहाँ पर आर्मी की बचाव टीम वहाँ पर आती है और जेसन को बचा लेती है। फिर से इन लोगों का सामना एक आदमखोर पेड़ से होता है। इनमें एक कमांडर की मौत हो जाती है। फिर इस बचाव टीम का लीडर जेसन को उनकी मदद करने के लिए अपने साथ चलने कहता है, मगर जेसन ये कहकर मना करता है कि मुझे अपनी बेटी की हिफाजत करनी है। बचाव दल का कमांडर जेसन को बहुत समझाता है, मगर जेसन नहीं मानता है। आखिरकार बचाव दल की टीम वहाँ से चलने लगती है। फिर जब वो लोग जा रहे होते हैं तब जेसन की बेटी भी उनके पीछे जाने लगती है और अपने पिता यानी जेसन को कहती है कि मैं दुनिया बचाने जा रही हूँ, तुम पीछे छूट जाओगे। और आगे कहती है कि अगर मम्मा ज़िंदा होती तो वो भी यही करती। ये कहकर जेसन की बेटी नैन्सी उस बचाव दल के पीछे जाने लगती है। जेसन भी अपनी बेटी की बात सुनकर वो भी बचाव दल के साथ उनकी मदद करने तैयार हो जाता है। फिर ये लोग लॉन्च स्टेशन की ओर आगे बढ़ते हैं, जहाँ से पेड़ों को शांत करने के लिए ड्रग्स इंजेक्ट करना है। जब ये लोग आगे जा रहे होते हैं तब उन्हें ग्रीन टाइड तूफान का सिग्नल मिलता है। ग्रीन टाइड एक आदमखोर पेड़ों का तूफान है। ये लोग इन तूफान से बचने की कोशिश में एक जवान शहीद हो जाता है और ये लोग एक वीरान पड़ी बस में बैठ जाते हैं और इस तूफान से इनकी बस एक बिल्डिंग में घुस जाती है। फिर ये लोग फिर से आने वाले तूफान के बारे में हेड कमांड को रिपोर्ट करने को कहते हैं, क्योंकि दूसरा तूफान सबसे बड़ा और समय से पहले आने वाला होता है। ये लोग हेड कमांड को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर ग्रीन टाइड तूफान की वजह से इनके सारे सिग्नल खराब हो गए थे। फिर जेसन की नज़र सामने वाली बिल्डिंग के ऊपर लगे टावर पर पड़ती है, तो वो कहता है कि हम सिग्नल को सामने लगे टावर से कनेक्ट करें तो इनमें जो इंजीनियर था जिसका नाम 21 था, वो कहता है कि अगर हम उस टावर से कनेक्ट करें तो हम हेड कमांड से बात कर पाएंगे और ये सारी दुनिया सुनेगी। मगर इन लोगों के सामने एक चुनौती थी कि ये बिल्डिंग से सामने वाली बिल्डिंग में जाने के लिए बीच में एक कमज़ोर टावर का पुल था, उसके ऊपर से जाना था। ये लोग जब उस पुल को पार कर रहे होते हैं तब जेसन की बेटी को बचाने के चक्कर में कमांडर की मौत हो जाती है। ये लोग उस टावर वाली बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं, मगर यहाँ पर बिजली नहीं थी। मगर जेसन किसी तरह बिजली चालू करता है। फिर इन लोगों को कनेक्टिविटी मिल जाती है और ये कनेक्टिविटी पूरी दुनिया सुनेगी। फिर ये लोग कमांड सेंटर से कनेक्ट होते हैं और उनकी लाइव लोकेशन शेयर करते हैं। तब कमांड का हाई कमांड ब्रॉडकास्ट के जरिए सभी कमांड सेंटर से बात करता है और कहता है कि हम जो ये मिशन पर है उसे रोकना होगा, क्योंकि वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है कि हम जो एजेंटिया को पृथ्वी के अंदर इंजेक्ट करने वाले हैं वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आदमखोर पेड़ों ने पृथ्वी के नीचे प्रोटेक्टिव लेयर को घेरा हुआ है। इसीलिए प्रोटेक्टिव लेयर बहुत मजबूत हो गई है, इसीलिए एजेंटिया पृथ्वी के लेयर को तोड़ नहीं पाएगी। ये खबर सुनकर जितनी भी टीमें इस मिशन पर थी वो नाराज़ हो जाती है। मगर तब अचानक जेसन अपनी उंगली से माइक को टेस्ट करता है और हाई कमांड से बात करता है। तो दुनिया में जितने लोग सुन रहे थे वो और जितने कमांड सेंटर कनेक्ट थे वो सब ध्यान लगाकर जेसन की आवाज़ सुन रहे थे। तब जेसन कहता है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमें मिशन पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम सब ने इस आदमखोर पेड़ों के तूफान में कुछ न कुछ खोया है और अब हमें कुछ खोने का गम नहीं है, इसीलिए हमें मिशन को पूरा करने दें। तब हाई कमांड से आदेश मिलता है कि सभी कमांड सेंटर अपने अपने फैसले ले सकते हैं। तब सभी कमांड सेंटर अपनी अपनी टीम को जो मिशन पर है उनको मिशन को पूरा करने के आदेश देते हैं। तब सब खुश होते हैं
और जोश से मिशन को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर जेसन और बाकी टीम वहाँ से नज़दीकी लॉन्च स्टेशन के लिए रवाना होते हैं और आखिर ये लोग लॉन्च स्टेशन पहुंचकर अंदर प्रवेश करते हैं और एजेंटिया को लॉन्च करते हैं। मगर हाई कमांड ने कहा था वैसा ही हुआ। एजेंटिया को पेड़ों की प्रोटेक्टिव लेयर ने बीच में ही ब्लॉक कर दिया। तब फिर हाई कमांड का ब्रॉडकास्ट ये लोग सुनते हैं तो पता चलता है कि हाई कमांड ने सबमरीन से लेयर को तोड़ने के आदेश दिए हैं, मगर ये भी मिशन फेल हो जाता है और इसकी वजह से पेड़ों ने हमला करना शुरू कर दिया था। मगर तब अचानक ज़मीन के अंदर से धमाके जैसी आवाज़ आती है तो जेसन इसके बारे में पूछता है तो एक लेडी कमांडर उसे बताती है कि ये लावा की फटने की आवाज़ है और इस लावा को कंट्रोल करने के जो उपकरण थे उनमें से कुछ उपकरण इन पेड़ों की वजह से नष्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से लावा अस्थिर हो गया है। तब जेसन का दिमाग उस लावा की तरफ जाता है और कहता है कि अगर हम लावा को कंट्रोल करने के जो उपकरण बचे हैं उनको हम नष्ट कर दें तो लावा एक तरफ बहने लगेगा और इसकी गर्मी से प्रोटेक्टिव लेयर टूट जाएगी और छेद हो जाएगा। ये सुनकर सभी खुश होते हैं। फिर ये लोग रिमोटली ट्राई करते हैं मगर सारी की सारी लाइंस ब्रोकन हो चुकी थी, इसीलिए इसको खुद नीचे जाकर इसको ब्लास्ट करना पड़ेगा। फिर जेसन और टीम के 2 लोग नीचे जाते हैं। दूसरी ओर मिशन फेल होने की वजह से पेड़ों ने हमला करना शुरू कर दिया था और सब लोगों की उम्मीदें खत्म होती नज़र आती हैं। ये तीनों नीचे पहुंच जाते हैं मगर नीचे जहां पर इन लोगों को जाना था और रास्ता भी आदमखोर पेड़ों ने घेर रखा था। फिर ये लोग उन पेड़ों पर गोलियां चलाते हैं। इस बीच जो बॉम्ब था ये लोग नीचे ब्लास्ट करने के लिए लेकर गए थे वो टाइम से पहले चालू हो जाता है और इस बीच जेसन को पैर में चोट आती है और एक सोल्जर मारा जाता है। फिर जेसन एक लेडी सोल्जर दोनों बचे थे और जेसन के पैर में चोट आने की वजह से वो लेडी सोल्जर खंधा देकर चला रही थी। आगे एक दरवाज़ा था जो लॉक था। लेडी सोल्जर दरवाज़ा खोलने के लिए कुछ हथियार ढूंढ रही थी। तब जेसन दरवाज़ा खोलकर अंदर जाकर दरवाज़ा लॉक कर देता है और लेडी सोल्जर को वहाँ से जल्दी चले जाने को कहता है क्योंकि बॉम्ब जेसन के हाथ में था और टाइम से पहले चालू हो गया था, इसीलिए उसे फटने में ज़्यादा टाइम नहीं था। जेसन उस लेडी सोल्जर को बताता है कि मुझसे वादा करो कि मेरी बेटी कभी अनाथ नहीं होगी। ये कहकर वो आगे चलता है जहाँ पर बॉम्ब को रखना था उसी दिशा में, और वो लेडी सोल्जर रोती हुई और अफसोस के साथ कि वो जेसन की बेटी को क्या जवाब देगी कि उसके पिता कहाँ गए और क्यों उसके साथ वापस नहीं आए, वापस ऊपर आती है। और दूसरी तरफ जेसन जख्मी पैर और हाथ में बॉम्ब लेकर बॉम्ब रखने की दिशा की ओर आगे बढ़ता है। वो बॉम्ब ब्लास्ट होता है जो जेसन के हाथ में था। बॉम्ब ब्लास्ट होने की वजह से लावा अंदर चला जाता है और छेद हो जाता है, जिसकी वजह से पेड़ अपनी असली नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। जेसन ने अपनी जान देकर दिखाया और सारी दुनिया की नाउम्मीदी को खुशी में तब्दील कर दिया, और जेसन ने अपनी जान देकर पूरी दुनिया को खुशी दी। दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर पूरी होती है।